हेलो, वेरी गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो सभी लोग। तो हम लोग रेजोनेंस का 2 रूल पढ़ लिए थे। मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। पहला और दूसरा रूल क्या था। फर्स्ट रूल में हम लोगों ने सीखा था कि अगर कोई न्यूट्रल पार्ट है तो उसकी स्टेबिलिटी अपने पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज स्पीसीज से क्या होगा, ज़्यादा होगा। सिंपल सा मतलब ये था कि न्यूट्रल स्पीसीज आर मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीसीज। ये आपका पहला रूल था। सेकेंड रूल में मैंने ये बताया था कि ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो क्या होंगे, मोस्ट स्टेबल। और ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा वो क्या होंगे, लेस स्टेबल। ये दो बातें मैंने आपको कल सिखा रखी थी, मोर स्टेबल और लेस स्टेबल वाली। आज हमें कंटिन्यू करना है इसी के आगे थर्ड रूल से। टोटल 9 रूल हैं जिनमें से आपको मैंने 2 रूल करा दिया था। थर्ड रूल आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला। तो सभी लोग जुड़े रहिए और 9वां रूल को खत्म करेंगे सिस्टमेटिकली 1 बाय 1। आप ध्यान देना एक चीज़, आपको हर एक रूल बहुत ही सिस्टमेटिकली विथ एग्जांपल के साथ में कराऊंगा, विदाउट एरर। कोई एरर नहीं होगा, जीरो एरर के साथ कराऊंगा। जिसको जो भी डाउट होगा आप या तो यहीं पूछ लो या तो टेलीग्राम पे मैंने लिंक भेजा है, टेलीग्राम का जो लिंक है उसको ज्वाइन जरूर करिएगा, आप वहां से भी पूछ सकते हो। इट्स योर चॉइस, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग रूल नंबर 3 की बात करेंगे। रूल नंबर 3 क्या बोलता है, ठीक है। रूल 2 तो हो ही चुका था, नाउ रूल 3। रूल 3 बहुत इंटरेस्टिंग है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। इसमें बोलता ये है कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो वो अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होगा तो मोर स्टेबल होगा, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होगा तो कम स्टेबल होगा, ठीक है ना। सो रूल ये बोलता है कि इफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन most electronegative atom then मैक्सिमम स्टेबल, तब क्या होगा, वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिलेगी उसको, ठीक है। एंड वाइसे वर्सा का मतलब उल्टा पुल्टा, एंड वाइसे वर्सा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर नेगेटिव चार्ज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है तब ज़्यादा स्टेबल होगा, बट अगर नेगेटिव चार्ज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है तो क्या होगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइस एंड वर्सा बोलते हैं। तो हमारा जो रूल है उसको एग्जाम्पल के साथ अगर हम देखें तो आपको क्या दिखाई देगा। जैसे सपोज कर लो हमने आपको एक सिस्टम दिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस। ध्यान से देखिए, अभी नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है ना, कार्बन पे है। अगर इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए बच्चों, तो जैसे इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कराते हैं, नाउ व्हाट वी विल गेट दिस स्ट्रक्चर। अब जो नेगेटिव चार्ज होगा वो किसके पास आ चुका होगा, दिस ऑक्सीजन एटम के पास। तो नाउ वी हैव अ 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर। पहले वाले में हम देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज कार्बन के पास है, और दूसरे वाले में देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज किसके पास है, ऑक्सीजन के पास है। तो आप बताओ कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा, पहला वाला ज़्यादा स्टेबल होगा या दूसरा वाला। फर्स्ट इज मोर स्टेबल और सेकंड वन, विच वन इज मोर स्टेबल। जल्दी से कमेंट सेक्शन में सभी लोग दाग दो कमेंट। क्या लगता है आपको कौन ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। ये आपका पहला स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा मैं फिनॉक्साइड का बनाता हूँ, ठीक है। फिनॉक्साइड कंजुगेशन में होता है। देखो ये फिनॉक्साइड आयन है, ठीक है। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव। अगर ये रेजोनेंस करेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, इसका नेगेटिव चार्ज देखो यहाँ जाएगा, है ना। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्टेन हियर इज वी हैव दिस स्ट्रक्चर। ये नेगेटिव चार्ज अब कार्बन पे आ गया, है ना। तो यहाँ पे फिनॉक्साइड में पहले नेगेटिव चार्ज कहाँ था, ऑक्सीजन पे, और बाद में कहाँ गया, कार्बन पे। तो दूसरे वाले में, ए वाले में कौन सा ज़्यादा करेक्ट होगा, 1 या 2, और बी वाले में कौन सा ज़्यादा होगा, इसका आपको आंसर बताना है। तो फर्स्ट वाले में क्या आपका आंसर लगता है, दूसरा वाला इज मोर देन पहला वाला, या पहला वाला इज मोर देन दूसरा वाला। सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो लोग न्यू हैं, और अभी के अभी सब लोग वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि बाकी बच्चे जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए और सब जुड़ जाए, ठीक है। तो ये काम आप लोग कर दो, जल्दी से कर दो। तो यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे है, तो ये लेस स्टेबल होगा और ये मोर स्टेबल। तो इसके लिए हो जाएगा सेकेंड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट वन। सेकेंड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट वन, पहले वाले के लिए। एंड व्हाट अबाउट फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन के लिए कौन ज़्यादा स्टेबल, पहला वाला या दूसरा वाला। क्या लगता है आप लोगों को, पहला वाला या दूसरा वाला। अब देखो ये पहला वाले में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरे वाले में कार्बन पे, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए क्या हो जाएगा, पहला वाला इज मोर देन दूसरा वाला।
ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला वाला इज मोर देन दूसरा वाला, ये इसका रूल है। इसमें आपको स्टेबिलिटी देखा, क्या दिखा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है तो मोर स्टेबल, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है तो लेस स्टेबल। तो इस वाले में पहला स्टेबल होगा, इस वाले में दूसरा स्टेबल होगा। ये पॉइंट सभी को क्लियर कट है? क्या ये पॉइंट सभी लोगों को क्लियर कट है? ध्यान से देख के बताइए सभी लोग। अप टू दिस सभी लोगों को अच्छे से आ गया ना? अब चलेंगे हम लोग, एक नोट लिखने वाला हूं। देखो नोट ये बोलता है ऑक्टेट और इलेक्ट्रोनेगेटिव कभी कभी लड़ जाते हैं, मतलब ऑक्टेट का रूल और इलेक्ट्रोनेगेटिव जब दोनों साथ आएंगे तो एक दिक्कत होती है, उस दिक्कत को रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक क्वेश्चन कल बच्चे ने उठाया था, जबकि मैंने अभी पूरा रूल भी नहीं पढ़ाया था, तो मैं उसको बता दूंगा, अभी आप लोग भी सब समझ जाओगे कि क्यों पॉजिटिव चार्ज को हम ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हुए भी पॉजिटिव चार्ज रखा था, क्यों उसको मैंने ज़्यादा स्टेबल बताया था, उसका रीजन अभी मैं यहाँ पे क्लियर कर देने वाला हूँ। ठीक है ना? तो यहाँ पे सिंपल हो गया, नेगेटिव चार्ज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे मोर स्टेबल, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे लेस स्टेबल। सो नाउ वी हैव अ नोट। ठीक है, हमारे पास एक नोट है। नोट क्या बोलता है कि अगर रूल ऑफ ऑक्टेट और रूल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एक साथ आ जाएं, रूल ऑफ ऑक्टेट और रूल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एक साथ आ जाएंगे तो हम हमेशा ऑक्टेट को भाव देंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इग्नोर करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो रूल था अभी पीछे उसको हम लोग भाव नहीं देंगे। ऑक्टेट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एटम बॉन्डिंग जो भी कुछ करता है वो ऑक्टेट पूरा करने के लिए करता है। तो ऑक्टेट पूरा कुछ भी मेथड करके ऑक्टेट अगर पूरा हो जाता है तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग नोट, इफ रूल ऑफ ऑक्टेट मतलब सेकेंड रूल, रूल ऑफ ऑक्टेट ऑक्टेट बोले तो रूल 2 है ना, जो रूल 2 लिखवाया हूं, एंड रूल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड रूल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN वाला जो तीसरा रूल था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब रूल 3 comes together, comes together, then rule of octet will be followed, then rule of octet will followed। हम ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भूल जाएंगे। ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भूल जाएंगे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज है, इससे हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग देखेंगे ये चीज़ ध्यान से कि आपको ऑक्टेट भूल जाना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ध्यान से लेके चलना है। ठीक है ना? तो अब वन बाय वन देखो एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल आपको देने वाला हूँ, एक एग्जाम्पल आपको क्या देने वाला हूँ, ये इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो सभी लोग। ये हमारा स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव चार्जेस कार्बन पे और मैंने यहाँ पे लगा दिया NH2। ठीक है, ये हम इसको मान लेते हैं पहला स्ट्रक्चर। ठीक, अब इसमें देखो कंजुगेशन के लिए ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है और कंजुगेशन के लिए नाइट्रोजन के पास भी है। तो अगर ऑक्सीजन करेगा कंजुगेशन तो स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों, O पे आ जाएगा एक लोन पेयर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड CH NH2, एक स्ट्रक्चर ये बनेगा। और दूसरा स्ट्रक्चर जो हमारा बनेगा यहाँ पे, नाइट्रोजन जब लोन पेयर देगा तो हमारा बनेगा CH3 ऑक्सीजन पे लोन पेयर CH डबल बॉन्ड NH2। ठीक है ना, CH डबल बॉन्ड NH2, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर गया है तो उसके ऊपर आएगा आपको पॉजिटिव चार्ज। नाउ आपको ये बताना है कि इन तीन स्ट्रक्चर में से हम तीनों का नामकरण कर दे रहे हैं। इसको हम फर्स्ट स्ट्रक्चर मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं सेकेंड स्ट्रक्चर और इसको हम मान लेते हैं थर्ड स्ट्रक्चर। तो आउट ऑफ दीज थ्री स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल, सेकेंड मोस्ट स्टेबल और थर्ड कौन सा है, ऑर्डर लगाओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाइए सभी लोग। ठीक है, अब यहां पे आपको लगाना है स्ट्रक्चर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक, तो सभी लोग जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा। सभी लोग आंसर बताइए, देख के कॉन्सेप्ट समझ के तब आंसर करिएगा, ऐसे रैंडमनेस नहीं चलेगा। आप प्रॉपर कॉन्सेप्ट देखिए और अपना कॉन्सेप्ट जो बताया हूं सारे रूल को अप्लाई करते हुए कॉन्सेप्ट बताइए। सभी रूल अप्लीकेबल होने चाहिए और इसमें सारे रूल अप्लाई होते हैं। सो लेट्स प्रोसीड।
जल्दी से सभी लोग ज्वाइन करो, जो अभी नहीं ज्वाइन किया उनको मैसेज डालिए, आप लोग जल्दी ज्वाइन करें। इसमें 3 है, डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है। बेटा सभी लोग वीडियो लाइक कर दो जल्दी से। 3 2 1, रतन सिंह ने बताया 3 2 1। और कोई? रतन आपका सही है, एकदम करेक्ट आंसर है, 3 2 1 ही आंसर होगा। एग्जैक्टली 3 2 1 ही होगा। उसका वजह देखो क्या है, आप सभी लोग ध्यान से देखो। क्या इस पहले स्ट्रक्चर में सभी एटम का ऑक्टेट पूरा है? तो आपको दिखेगा नहीं सर, इस कार्बन का ऑक्टेट नहीं पूरा है। तो जब कार्बन का ऑक्टेट नहीं पूरा तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट, तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो उसको सबसे लेस स्टेबल मानना पड़ेगा। बाकी दोनों स्ट्रक्चर में देखो हर एटम का ऑक्टेट पूरा है, आप मैच करा लीजिए। इन दोनों स्ट्रक्चर में हर एटम का ऑक्टेट क्या है? पूरा है। बट पहले स्ट्रक्चर में ऑक्टेट क्या है? अधूरा है। तो पहला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? लीस्ट स्टेबल। तो अगर हम इनका ऑर्डर लगाएंगे तो सबसे खराब जो होगा वो पहला वाला होगा, पहला वाला लीस्ट स्टेबल, ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ दिस कार्बन, है ना। इस कार्बन का ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है। अब आप देख पा रहे हो इन दोनों एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब क्योंकि दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है तो अब देखना है पॉजिटिव चार्ज किस पे है। निगेटिव चार्ज अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए तो पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, कोई मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पॉजिटिव चार्ज रखेगा, कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पॉजिटिव चार्ज रखेगा, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? नेगेटिव चार्ज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पे हो और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे हो तो ज़्यादा स्टेबल। समझ गए ना? नेगेटिव चार्ज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हो तो ज़्यादा स्टेबल, और अगर पॉजिटिव चार्ज उसका उल्टा वाला है तो वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होगा तो ज़्यादा स्टेबल। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज उसके लिए ज़्यादा अच्छा है। यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा खराब है, इसीलिए दूसरा वाला कम स्टेबल होगा, तीसरा वाला ज़्यादा अच्छा है तो ज़्यादा स्टेबल। तो हमारा ऑर्डर हो जाएगा 3 वाला इज मोर देन 2 वाला विच इज मोर देन पहला वाला। तो ये हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। सभी लोग देखो ध्यान से, समझ में आया? इस नोट में अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रूल लगाते हैं तो उसके हिसाब से मोस्ट स्टेबल इसको होना चाहिए था। देखो इसको क्यों होना चाहिए था? कार्बन सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जो सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल ये सही था। बट ऑक्टेट प्रीफर किया जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, और ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है इसीलिए सबसे बेकार हो गया। इन दोनों का ऑक्टेट पूरा था इसलिए दोनों इससे क्या हो गए? अच्छे हो गए। अब ऑक्टेट पूरा होने के बाद पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होगा तो स्टेबिलिटी हाई होगी, और पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होगा तो स्टेबिलिटी खराब होगी। इसीलिए नाइट्रोजन वाला ज़्यादा स्टेबल है और ऑक्सीजन वाला कम स्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं किया जाता है क्योंकि वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है ना? सो आपको समझ में आ गया? सभी लोग को क्लियर है ना ये बात? ये मस्त कॉन्सेप्ट था ना। रूल नंबर 3 क्लियर है ना? रूल नंबर 3 तक क्लियर। अब नोट भी हो गया। अब रूल नंबर 4, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द रूल नंबर 4। रूल 4 क्या बोलता है? देखो आपको दो वर्ड बताने वाला हूं, एक आपको वर्ड मिलेगा इक्विवेलेंट और एक मिलेगा नॉन इक्विवेलेंट। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट में? ध्यान से सुनिएगा। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिन दोनों को आप डिफरेंशिएट ना कर पाओ। जब दो स्ट्रक्चर्स को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, नहीं बता पाओगे सर ये ज़्यादा है कि ये कम है, दोनों समान दिखाई दें, उनको बोला जाता है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जब दो स्ट्रक्चर ऐसे हों जिसमें बोल दो सर पहला वाला मोर स्टेबल देन दूसरा वाला, या दूसरा वाला इज मोर देन पहला वाला, तो दोनों सेम नहीं है तभी तो ज़्यादा कम बोल रहे हो, उनको नॉन इक्विवेलेंट कहा जाएगा। ठीक है ना? तो रूल ये बोलता है कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल। ठीक है? रूल नंबर 4, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर equivalent resonating structure are more stable than non-equivalent resonating structure।
नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो अगर कोई इक्विवेलेंट है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा और कोई नॉन इक्विवेलेंट है तो वो कम स्टेबल होगा। आइए देखें कैसे। अब सभी लोग जरा बताना, ये एसीटेट आयन है, ध्यान से देखो, ये क्या है, एसीटेट आयन। अगर हम इसका रेजोनेंस कराएं बच्चों तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से भाग के अब यहाँ आ जाएगा। तो आप सभी लोग बताओ, इन पहला और दूसरे में कौन ज़्यादा स्टेबल है या दोनों बराबर हैं? अगर हम इसको फर्स्ट स्ट्रक्चर मान लें और इसको सेकेंड स्ट्रक्चर मान लें तो कौन ज़्यादा स्टेबल? इसको ए समझ लो, ये ए था। नाउ बी में हमने बनाया CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2 माइनस, ठीक है, एंड देन यहाँ पे CH3 O माइनस डबल बॉन्ड CH2। तो बी का ये पहला है और ये दूसरा है। तो आपको बताना ये है कि ए में ज़्यादा स्टेबल कौन है, 1 या 2, और बी में ज़्यादा स्टेबल कौन है, 1 या 2। आप इसका आंसर करिए, सभी लोग इसका आंसर करिए। अगर आपको 1 और 2 में इसमें डिफ्रेंशिएट करना हो ए वाले में तो आप क्या बताओगे, 1 ज़्यादा स्टेबल है कि 2 ज़्यादा स्टेबल है? सभी लोग वेरी गुड इवनिंग, सभी लोग इसका आंसर करो। देखो बच्चों, आप लोग के सामने वीडियो पे ना ऐसे अंगूठा का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दो जल्दी से सभी लोग। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा बगल में सब्सक्राइब का बटन, उसको दबा दीजिए। बेल का आइकन होगा, उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको जब भी लेक्चर स्टार्ट होने वाला हो उसके पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप बताइए इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, 1 या 2? क्या आप बता पाओगे 1 और 2? ए वाले में 1 और 2 में ज़्यादा स्टेबल कौन है? ए में 1 एंड 2 दोनों बराबर हैं, आप लोगों को दिखाई देना चाहिए था। 1 इक्वल टू 2 है। ध्यान से देखो भैया, पहले नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे था, अभी भी ऑक्सीजन पे ही है। एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, इसमें भी एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। दोनों सेम टू सेम है, जो इसका स्ट्रक्चर है वही इसका स्ट्रक्चर है, बस डबल बॉन्ड ऊपर है, एक बार डबल बॉन्ड नीचे है। क्या नेगेटिव चार्ज ने अपना एटम बदला? नहीं बदला। क्या आपने देखा दोनों में कोई चेंजेज हुआ? नहीं हुआ, दोनों सेम टू सेम है। तो 1 इक्वल टू 2 हो गया। तो जब दोनों स्ट्रक्चर समान होंगे इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। और जहां भी इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब बी वाले में देखो, बी में नेगेटिव चार्ज कार्बन पे था और अभी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है। तो आप थर्ड रूल अप्लाई करिए। थर्ड रूल क्या बोलता है? नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होगा तो ज़्यादा स्टेबल। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, यह है कि नहीं है? तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 वाला इज मोर देन फर्स्ट वाला। तो क्योंकि दोनों बराबर नहीं हुए तो इक्विवेलेंट कहिएगा कि नॉन इक्विवेलेंट कहिएगा? तो हम बोलेंगे सर ये तो नॉन इक्विवेलेंट था। जब दोनों समान नहीं हैं तो नॉन इक्विवेलेंट कहेंगे। तो दीज टू स्ट्रक्चर्स आर नॉन इक्विवेलेंट, ठीक है ना, नॉन इक्विवेलेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए ए और बी में ज़्यादा स्टेबल कौन है, ए या बी, तो जो इक्विवेलेंट होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं और जो नॉन इक्विवेलेंट होते हैं वो कम स्टेबल होते हैं। तो नाउ वी हैव आंसर दैट ए इज मोर स्टेबल देन बी। तो इन दोनों कंपेरिजन में क्या हो जाएगा, ए वाला क्या होगा, मोर स्टेबल देन बी। सो जहां भी आपको इक्विवेलेंट रेजोनेंस दिखाई दे वो ज़्यादा स्टेबल होगा नॉन इक्विवेलेंट से। ध्यान से आप देख लो। क्या आपको इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर कट समझ में आ गया सभी लोगों को? इक्विवेलेंट रेजोनेंस क्या होता है, दूसरा नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट सभी लोग बताइए जल्दी से। क्या ये बात सही है, आपको समझ में आ गया है इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट? है ना। तो ये आपका रूल नंबर 4 है। अब रूल नंबर 4 के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, ठीक है। एक और एग्जाम्पल कराता हूँ, एक और एग्जाम्पल। ये देखिए, फिर से ध्यान से देखो, ये एसीटेट आयन है ना, ये एसीटेट आयन बोलते हैं इसको। और इसका रेजोनेंस अभी पीछे मैंने किया था, अगर हम इसका रेजोनेंस करते हैं तो हम लोगों को मिलेगा O माइनस डबल बॉन्ड O, यही मिलेगा, ठीक है। और एक हम फिनॉक्साइड का करते हैं, ये देखो फिनॉक्साइड का, ये आपका फिनॉक्साइड है। अब फिनॉक्साइड अगर रेजोनेंस करता है तो पहले नेगेटिव चार्ज किस पे था, ऑक्सीजन पे, और अब कहाँ आ गया, कार्बन पे, है ना।
फिर ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड से देखिए कंजुगेशन में यहाँ से यहाँ फिर से कंजुगेशन करेगा, यहाँ आ जाएगा, फिर से हमारे पास आ गया नेगेटिव चार्ज ही कार्बन पे, है ना। एंड देन उसके बाद हम बात करेंगे तो फिर से आ जाएगा कहाँ पे, इस वाले नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ये फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन। इस आयन को एसीटेट आयन कहा जाता है, एसीटेट आयन। और ये आपका हो गया फिनॉक्साइड आयन, दिस इज फिनॉक्साइड आयन। आप सभी लोग ध्यान से देखिए और मुझे बताइए, फिनॉक्साइड आयन इक्विवेलेंट है कि नॉन इक्विवेलेंट है? फिनॉक्साइड आयन इक्विवेलेंट है या नॉन इक्विवेलेंट है? सभी लोग बताइए। एक बार डिस्क्लेमर है, कमेंट सेक्शन में थोड़ा अच्छे से ना, अच्छे से पेश आना, एक कमेंट नहीं कर पाइएगा आप लोग। चलिए बताइए इसको, फिनॉक्साइड और एसीटेट आयन में कौन ज़्यादा स्टेबल है? किसको लग रहा है फिनॉक्साइड ज़्यादा स्टेबल है, किसको लग रहा है एसीटेट? पहला वाला इक्विवेलेंट है, करेक्ट, पहला वाला इक्विवेलेंट है। अभी तो दिखा हमें, पहला वाला क्या है, इक्विवेलेंट है, पहला वाला इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। और दूसरा वाला क्या है, इक्विवेलेंट के नॉन इक्विवेलेंट? सभी लोग देख के बताओ, दूसरा इक्विवेलेंट है कि नॉन इक्विवेलेंट है? हाँ, फिनॉक्साइड नॉन इक्विवेलेंट है। देखो ना, पहले ऑप्शन पे था, अब कार्बन पे, तो ये क्या हो गया, नॉन इक्विवेलेंट। तो दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, नॉन इक्विवेलेंट। तो दोनों में ज्यादा कौन स्टेबल हुआ, फिनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल हुआ कि एसीटेट आयन? विच वन इज मोर स्टेबल? सभी लोग बताएं जल्दी से, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, फिनॉक्साइड या फिनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल है या एसीटेट आयन? तो हमें दिखाई देगा एसीटेट आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं कर पाता, इसीलिए फिनॉक्साइड आयन क्या हो जाता है, लेस स्टेबल। और एसीटेट इक्विवेलेंट करता है, इसलिए एसीटेट क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। अब इसका कुछ एप्लीकेशन पार्ट था, मैं आपको वही बताना चाह रहा था। अब ध्यान से सुनिएगा, आप सबने पढ़ा होगा कि आपका जो एसिटिक एसिड होता है वो फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक होता है ना। एसिटिक एसिड जो होता है वो फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक होता है, रीजन यही है। फिनॉल में देखो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, नंबर में तो भैया इसके टोटल 4 हैं। टोटल देखो यहाँ से एक 1, ये 2, ये 3 और ये 4, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके 4 हैं। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर केवल 2 ही हैं, पहला और दूसरा। 2 होते हुए भी ये ज़्यादा स्टेबल है और ये 4 होते हुए भी कम है। उसका रीजन क्या है, इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट। सो वी विल सी दैट कि जो हमारा फिनॉल है उसका एनायन लेस एसिडिक होगा क्योंकि वो नॉन इक्विवेलेंट है, और जो एसीटेट आयन है वो मोर एसिडिक होगा। ये आपके एग्जामिनेशन में आएगा फाइनल में, ठीक है ना। फाइनल एग्जाम जब देने जाओगे ये क्वेश्चन खूब पूछता है कि एक्सप्लेन वाई, यहीं से क्वेश्चन आएगा, नोट कर लो अभी से। एक्सप्लेन वाई एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, ये क्वेश्चन आएगा, मोर एसिडिक देन फिनॉल। फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक क्यों है, ठीक है। आपको रीजन देना पड़ेगा, आपको दोनों स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे और लिखने पड़ेंगे। इन एसिटेट एसिडिक एसिड कंजुगेट बेस इज इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्टेबलाइज, while in phenol phenoxide ion is non equivalent resonance, that is why acetic acid is more acidic than phenol। ये क्वेश्चन छाप लो, ये एकदम ये जान लो कि क्वेश्चन आना ही है, एकदम सभी लोग अच्छे से नोट कर लेना। तो वी आर कंप्लीटेड रूल नंबर 4, ठीक है। 4 रूल हो गया, अब हम लोग 5वें रूल पे चलेंगे। क्या सभी को समझ में आया? अच्छा, ये कलर थोड़ा कम विजिबल है ना, आपकी बार से ये कलर यूज नहीं करा जाएगा। आ जाओ सभी लोग कमेंट सेक्शन में, एक बार आप लोगों का साथ डिस्कशन हो जाए। तो बताओ चौथा रूल किसको किसको समझ में आ गया? खुशी शर्मा, वेरी गुड बेटा, अच्छा है तुम्हारा, सही बताए हो। आदर्श नॉन इक्विवेलेंट सेकंड वाला तुम्हारा भी करेक्ट था। सो इक्विवेलेंट है दूसरा वाला, दूसरा वाला नॉन इक्विवेलेंट था।
वीडियो यही चैनल पे पड़ा रहेगा, अलग से नहीं मिलेगा। जिसको वीडियो देखना होगा लाइव सेक्शन में जाना, वीडियो के बगल में शॉर्ट्स के बगल में आपको दिखेगा लाइव वाले सेक्शन में जाओगे, सारा वीडियो वहीं पड़ा रहता है। जो टाइम से 7 बजे से स्टार्ट होता है लेक्चर, अगर 7 बजे आप सभी लोग ज्वाइन कर लोगे तो आप सभी को दिखाई देगा, आपको समझ भी आएगा। बट अगर उसके बाद आप आओगे तो मे भी आपको दिक्कत हो, फिर आपको वीडियो पीछे जाके देखना पड़ेगा और मैं आगे रहूँगा। मज़ा आया? किसको किसको समझ आ गया? सो आई होप आगे भी समझ में आएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया ना, एक्सप्लेन वाई एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, ये बात सबको क्लियर हो गया? अच्छे से याद रहना चाहिए, ठीक है, हमेशा अच्छे से याद रहना चाहिए। आ जाओ रूल नंबर नेक्स्ट, रूल नंबर 5, हम लोग रूल नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। रूल नंबर 5 क्या बोलता है? रूल 5 ये बोलता है जिनके पास रेजोनेंस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल, जिनके यहाँ रेजोनेंस कम होगा वो कम स्टेबल। बट याद रहे इक्विवेलेंट उसके पहले आता है, पहले इक्विवेलेंट रूल फॉलो करोगे, उसके बाद नंबर वाला रूल फॉलो करिएगा, ठीक है ना। सो वी विल सी नेक्स्ट रूल, ग्रेटर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, greater number of resonating structure greater will be the stability, greater will be stability of molecule, stability of molecule। बट ध्यान रहे यहाँ पे एक जो कॉशन पॉइंट आपको ध्यान में लेके चलना है वो ये कि अगर इक्विवेलेंट है तो इक्विवेलेंट हमेशा ज़्यादा होगा नंबर से, अगर दोनों नॉन इक्विवेलेंट हैं तब नंबर वाला रूल लगाइएगा, ठीक है। दोनों जब सेम होंगे, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट से कंपेयर करना, नॉन इक्विवेलेंट को नॉन इक्विवेलेंट से। अगर इक्विवेलेंट को नॉन इक्विवेलेंट से कंपेयर किया तो इक्विवेलेंट हमेशा ऊपर हो जाएगा, नंबर चाहे जितना रहे, नंबर से फर्क नहीं पड़ता। तो नॉन इक्विवेलेंट को नंबर से फर्क नहीं पड़ता है, नॉन इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट को पड़ता है ना। इक्विवेलेंट है, कम नंबर भी रहेगा तब भी ज़्यादा स्टेबल, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, सबसे पहला स्ट्रक्चर, अभी मैं दोनों इक्विवेलेंट में कंपेयर करूंगा। देखो बच्चों, अगर हम इसका रेजोनेंस करें तो टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे इस स्ट्रक्चर का। एक बार ऑक्सीजन यहाँ इस पे नेगेटिव चार्ज, दूसरी बार यहाँ जाएगा, तीसरी बार ऊपर वाले पे। तो एक ये स्ट्रक्चर हुआ, एक बार नीचे वाले ऑक्सीजन पे करोगे तो दूसरा, एक बार ऊपर वाले ऑक्सीजन पे करोगे तो तीसरा। इसके टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। बट ध्यान से देखो, तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समान होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, क्योंकि अभी दो डबल बॉन्ड, एक नेगेटिव चार्ज है, जब यहाँ आ जाएगा तो ये दोनों डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज, जब ऊपर जाएगा तो ये दोनों डबल बॉन्ड, ऊपर और नेगेटिव चार्ज। तो तीनों स्ट्रक्चर क्या होंगे? इक्विवेलेंट होंगे, और उसके साथ क्या होगा? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। दूसरा एसिटिक एसिड है, ध्यान से देखो, ये एसिटिक एसिड में 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, एक बार यहाँ है, दूसरी बार ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की संख्या क्या होगा? 2 होगा। बट ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, तो अगर दोनों इक्विवेलेंट हैं तो जिसमें नंबर ज़्यादा वो स्टेबल ज़्यादा, जिसमें नंबर कम वो स्टेबल कम। सो नाउ वी विल फाइंड दैट कि हमारा सल्फोनिक वाला जो ग्रुप था वो ज़्यादा स्टेबल है इन कंपेरिजन टू एसीटेट वाला। तो यहीं पे एक और क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, सल्फोनिक एसिड इज मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हाई? तो बताओगे, इन सल्फोनिक एसिड 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर फॉर्म, while in carboxylic acid only 2 equivalent resonating structures will form। तो दोनों में बनेगा इक्विवेलेंट ही, बट एक में 3 बनेगा और एक में बनेगा 2, ठीक है ना। बात समझ में आया सभी को? ये दोनों इक्विवेलेंट वाले हैं, ठीक है। तो जब दोनों इक्विवेलेंट वाले हैं तो जिसमें ज़्यादा वो ज़्यादा, जिसमें कम वो कम। अब ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखो फिनॉक्साइड का, इसको थोड़ा ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। दूसरा देखो, अभी मैंने आपको बताया फिनॉक्साइड नॉन इक्विवेलेंट बनाता है ना, बट 4 बनाता है। बट कितने बनाता है? 4। और दूसरा हमारा था ये नॉर्मल कंपाउंड, ये भी नॉन इक्विवेलेंट बनाया था, पीछे अभी मैंने आपको बना के दिखाया था, बट इसमें कितना था? 2, है ना। इसका देखो 2 स्ट्रक्चर बना था, पिछला वाला स्ट्रक्चर देखना जो पिछला वाला भी बताया हूँ मैं। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनते हैं बच्चों? 2 बनते हैं, ये नॉन इक्विवेलेंट है। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनते हैं? 4, ये भी नॉन इक्विवेलेंट है। तो अगर हम इन दोनों में स्टेबिलिटी की बात करें तो बताइए
कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, दोनों नॉन इक्विवेलेंट हैं, तो हमें पता चलेगा कि फिनॉक्साइड जो है वो ज़्यादा स्टेबल है और नॉर्मल वाला जो था वो कम स्टेबल है। ये बोथ आर नॉन इक्विवेलेंट, ठीक है, दीज बोथ आर नॉन इक्विवेलेंट। अभी मैं चारों का नाम दे रहा हूँ, इसको ए बोलूँगा, इसको बी बोलूँगा, इसको सी बोलूँगा और इसको डी बोलूँगा, ठीक है, इनको ए बी सी डी, ठीक है, ये आपका पहला हो गया और ये आपका दूसरा हो गया। तो क्या ये दोनों बात आपको क्लियर कट समझ में आ गई सभी लोगों को? हाँ, एकदम करेक्ट बताओ, पहला वाला इज मोर स्टेबल देन दूसरा वाला। देखो एकदम मस्त एग्जाम्पल, मैं आपको सबसे जो बेहतर काम करके दूंगा वो विथ एग्जाम्पल, प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ दूंगा, कोई रैंडमनेस नहीं, आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, एग्जाम्पल से ही आपको लगाने हैं। आपको एग्जाम्पल जब मिलेगा तो आप आसान से क्वेश्चन कर ले जाओगे। सो आप सभी लोग बताओ, ये क्लियर है? क्या ये वाली बात सभी को क्लियर समझ में आ गई? देख लो ध्यान से। अब अगर ए बी सी डी चारों को स्टेबिलिटी के घटते हुए क्रम में लगाना हुआ, ए बी सी डी चारों को स्टेबिलिटी के घटते हुए क्रम में लगाना हुआ, तो आपका क्रम क्या होगा सभी लोग बताएं। देखो बच्चे, अभी 65 लोग लाइक हो, कम से कम एक बार बटन लाइक बटन पर क्लिक कर दो, सभी लोग लाइक बटन पर एक बार क्लिक मार दो, एक काम हो जाए। जो लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब किए उनसे लाइक नहीं होगा, तो लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट, जरूर करें ये काम। और ये सबको क्लियर हो गया? ये मस्त है ना, शानदार चीज़ है। आपको रूल नंबर 2 चीज़ें एकदम दिमाग में फिट रखिए, 2। पहली बात क्या फिट रखनी है कि अगर इक्विवेलेंट है तो हमेशा ज़्यादा होगा नॉन इक्विवेलेंट से। इक्विवेलेंट अगर 2 स्ट्रक्चर्स हैं तो जिसमें ज़्यादा रेजोनेंस वो ज़्यादा स्टेबल, जिसमें कम रेजोनेंस वो कम स्टेबल, ठीक है ना। सो बस इतनी सी बात होती है, बस दैट्स ऑल। सो नाउ रूल नंबर 5 इज कंप्लीटेड। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स रूल नंबर 6। 5वें के बाद रूल कौन सा आएगा? छठा रूल आएगा, ठीक है ना। नहीं नहीं, पहले तो कॉन्सेप्ट जब पढ़ा रहा हूँ तो ध्यान से कॉन्सेप्ट पर फोकस किया करो, ठीक है ना। फालतू कमेंट सेक्शन में आप लोग इधर उधर की बातों पे फोकस मत किया करिए। जिनको पढ़ना है वो लोग इधर ध्यान देना, ठीक है। बाकी जहाँ पढ़ते हो वहाँ के टीचर आपको 9 रूल उनको खुद नहीं पता, वो क्या तुम्हें बताएंगे। तो अच्छे से पढ़ लो, नहीं तो सारी पढ़ाई निकल जाएगी। आओगे एक दिन पूछ लेंगे क्लास में रूल, सारा रूल वहीं तेल निकल जाएगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जब मैं बता रहा था तो आपको ध्यान देना था, मैंने रूल बताया। पहला दूसरा स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है, तीसरा चौथा नॉन इक्विवेलेंट है। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? पहला दूसरा ज़्यादा स्टेबल होगा तीसरे चौथे से। और पहले और दूसरे में पहले के बाद 3 रेजोनेंस है, दूसरे के पास 2 रेजोनेंस है, तो पहला वाला क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हमें मिलेगा A इज मोर स्टेबल देन B, विच इज मोर स्टेबल देन C, विच इज मोर स्टेबल देन D। ये ABCD ऑर्डर होता है। ऑर्डर क्या होता है? ABCD होता, सबका गलत सलत, सबका गलत सलत। पता होगा तब बताएंगे ना। सबने गलत सलत आंसर बताया है, ध्यान से देख लो। अभी मैंने आपको बताया इक्विवेलेंट ज्यादा स्टेबल है, तो पहला दूसरा इक्विवेलेंट है, तो पहला दूसरा तीसरे चौथे से हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये बात तो आपको समझ में आनी चाहिए, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ध्यान से देखो। ABCD लगा लो आंसर सही से। ABCD होगा, क्लियर है ये बात सभी को? AB मोर देन CD, तो ये ऑर्डर में ही लगा था चारों। एकदम क्लियर कट था, एकदम सिंपल था, आपको बस देखना था, लगा देना था, बस खत्म बात। ABCD। आकाश सर अब जाके सही बताए हो। खुशी शर्मा आपका बेटा सही है, कुलदीप आपका भी सही है। नाउ ABCD। ऐसे कॉन्सेप्ट जो बच्चे सिंसियर होंगे उनका सही आंसर आएगा, जो अनसिंसियर होंगे कोई बात नहीं है, आप पहले साल फेल वेल हो जाओगे, दिक्कत हो जाएगा आपको। आप पढ़ाई कर रहे हो तो मेहनत कर लो, टाइम जो दे रहे हो ना उसका फुल यूटिलाइज करो। टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं होता, टाइम यूटिलाइज करने के लिए होता है। सो रूल नंबर 5 क्लियर है सबको? चलो हैंड रेज करो जिसको जिसको क्लियर हो, जल्दी से बताओ जिसको जिसको 5th रूल क्लियर हो गया हो। हम लोग 6th रूल की तरफ जाने वाले हैं। नाउ ABCD।
यस, बस क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे 6 रूल पे। छठा रूल, देखो सारे रूल इतने अच्छे से पढ़ो ना कि जिंदगी में दोबारा रेजोनेंस आए तो गलत ना होने पाए, करेक्ट हो जाए। आप किसी कंपटीशन, देखो आप लोग जब बीएससी में एडमिशन ले लिया, जो नीट की तैयारी कर रहे होगे, होगा कि आगे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने हैं, तो जब आप एमएससी के एंट्रेंस देने जाओगे ना, ये पूरा रेजोनेंस से क्वेश्चन आएगा, कम से कम 3-4 क्वेश्चन आता है। और जब आपको सही से नॉलेज नहीं होगा ना, तो मुंह बना के चले आओगे, कहीं एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो अभी से अच्छी पढ़ाई कर लो, क्योंकि नीट और जेईई तो आपसे निकला नहीं, इसीलिए ग्रेजुएशन करना पड़ रहा है। तो कम से कम ग्रेजुएशन आप अच्छे से कर लोगे तो आपका नीट जेईई निकल जाएगा, वो नहीं निकला तो मास्टर्स हो जाएगा, पीएचडी कर लोगे, अच्छी जगह असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे या आईएएस पीसीएस में चले जाओगे। बट अगर अच्छे से नहीं पढ़ा तो हर बार, एक बार अब खराब हो चुका है, फिर खराब होगा, खराब होता रहेगा और लाइफ टाइम खराब होता चला जाएगा। ठीक है, तो अपनी पिछली गलतियों को सीखिए। अगर 11-12 सही से नहीं पढ़ा था तो कम से कम ग्रेजुएशन सही से पढ़िए, ताकि आपका मास्टर सही से हो, मास्टर के बाद डॉक्टर सही से हो। ठीक है, अदरवाइज आप नीट निकालिए, आप इन सब लेक्चर को पढ़िएगा, आपको नीट जो देने जाओगे जेईई, इसका क्वेश्चन देखिएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन मैच करेगा, पूरा क्वेश्चन नोट से नहीं आया तो बता देना। नीट का पेपर होने तो 2024 का, अगर इस रेजोनेंस का क्वेश्चन नहीं आया जो रूल बताया हूँ, तो मेरे साथ कहना सर आप बताए थे नहीं आया। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस है तो आपको भी रखना चाहिए। आपको मेहनत करना पड़ेगा, कंटेंट मेरे पे छोड़ दो, मेहनत अपने पे रख लो। ठीक है, तुम मेहनत कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस अभी डीपीपी में भेजूंगा ग्रुप में, सारा डीपीपी तैयार है, रेजोनेंस का भेजूंगा, लगाइएगा सभी लोग। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, रूल नंबर 6। मजा तभी आता है जब पढ़ने वाले बच्चों को समझ आए। समझ तब आएगा जब पगलैती कम, पढ़ाई ज्यादा करोगे, है ना। यहाँ एक से बढ़ के एक नाम रख लेने से नहीं होता एटीट्यूड। ठीक है ना, एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, एटीट्यूड काम करने का होना चाहिए, एटीट्यूड किसी चीज को गेन करने का होना चाहिए, जिंदगी में सक्सेस होने का होना चाहिए। ठीक है, हमेशा अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए। ठीक है, पॉजिटिव रखिए, तब जाके आप जिंदगी में कोई गोल अचीव कर पाओगे। नहीं तो नेगेटिव फालतू कमेंट, हाय हेलो, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, कुछ नहीं फर्क पड़ता, विश से करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेट मेरा एम जो होता है उस पर फर्क पड़ता है। तो पढ़ाई करिए, पढ़ने से करिए, आंसर सही करिए, मजा तब आएगा। ठीक है, सो नाउ रूल नंबर 6। देखा रूल नंबर 6 क्या बोलता है, जैसे चार्जेज होते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, अगर सिमिलर चार्जेस नजदीक रहेंगे तो रिपल्सन होगा, और अपोजिट चार्जेस नजदीक रहेंगे तो अट्रैक्शन होगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें अपोजिट चार्जेस क्लोज हों वो ज्यादा स्टेबल होगा, और जिनमें अपोजिट चार्जेस दूर होंगे वो लेस स्टेबल होगा। ठीक है ना, अपोजिट चार्जेस क्लोज तो ज्यादा स्टेबल, अपोजिट चार्जेस दूर तो कम स्टेबल। सिमिलर चार्जेस क्लोज तो कम स्टेबल, क्योंकि सिमिलर चार्ज नजदीक आएगा तो रिपल्सन हो जाएगा, रिपल्सन से दोनों में क्या होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो ध्यान यही रखना है। अब 1 by 1 ध्यान से देखो, इफ सिमिलर चार्जेस क्लोज देन मोर स्टेबल, सिमिलर चार्जेस क्या होंगे, सॉरी अवे होंगे, तो ठीक है, सिमिलर चार्जेस अवे हो, क्लोज नहीं, सिमिलर चार्जेस अवे मतलब दूर हो, अवे देन मोर स्टेबल एंड अपोजिट चार्जेस क्लोज हों, अपोजिट चार्जेस क्या हों, क्लोज हों, तब ज्यादा स्टेबल होता है, क्लोज देन मोर स्टेबल। क्योंकि अपोजिट चार्जेस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक है ना, अपोजिट चार्जेस में क्या होता है बच्चों, अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन जब नजदीक होगा तो ज्यादा होगा और दूर होगा तो अट्रैक्शन कम होगा। तो अगर आप चाहते हो कि अट्रैक्शन बढ़े, अट्रैक्शन तब बढ़ेगा जब आपके चार्जेस क्या हो, सिमिलर टाइप वाले दूर दूर हों और अपोजिट टाइप वाले नजदीक हों। जैसे देखो प्लस और माइनस, ठीक है, अगर ये क्लोज रहेंगे तो मोर स्टेबल, क्लोज होगा तो मोर स्टेबल। अब एग्जांपल देता हूं, मोर स्टेबल, ठीक है, और अगर अवे होगा तो लेस स्टेबल, दूर रहेंगे तो कम अट्रैक्शन होगा तो कम स्टेबल रहेगा। ठीक है, लेस स्टेबल होगा। ये आपका पहला हो गया, इसको हम लोग एक डब्बा में भर देते हैं। ठीक है, डब्बा में तुरंत पैक करके इसको सेव कर लिया जाए, ये पहला हो गया। अब देखो दूसरा, मैं थोड़ा इसको और सही से लिख दूं ना, एक मिनट,
ये आपका पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरा आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक, इन दोनों के बारे में मैंने अभी आपको सिखाया। अब दूसरा देखो, सिमिलर चार्ज है, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ हो या नेगेटिव नेगेटिव एक साथ हो, दोनों में से कोई ले लो। ठीक है, तो अगर अवे रहेंगे तब तो अच्छी बात है, सिमिलर चार्जेस दूर रहें तो मोर स्टेबल है ना, ज़्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल। और अगर ये क्लोज हुए तो रिपल्सन करने लगेंगे है ना, तो लेस स्टेबल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। ये है बात, बस इतनी सी बात थी जो मुझे आपको बतानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं बता ले गया हूँ, आपको बात दिखाई दे रहा होगा। अब एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा, जब हम एग्जाम्पल दागेंगे इसका तो आपको पूरा समझ में आएगा, है ना, एग्जाम्पल से मस्त समझ में आएगा। देखो सभी लोग, क्या ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई, ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? एग्जाम्पल करा के दिखाऊं? मैं जो नोट्स है मैं डेली ग्रुप में भेज देता हूँ, टेलीग्राम पे भी और उस पर भी भेज देता हूँ आपको, अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी, जो कॉलेज के बच्चे हैं तो आप लोग वहाँ मिल जाएगा। यस, अब लेट्स स्टार्ट विथ एग्जाम्पल। अब देखिए एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल ये है, सबसे पहला यहाँ पे हमने लगाया पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे N डबल बॉन्ड O और ये O होता है। जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अभी देखो पॉजिटिव चार्ज क्या है, दूर है। अब पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड में देखिए तो यहाँ कंजुगेशन है क्या, ये पाई बॉन्ड इस पॉजिटिव के साथ कंजुगेशन में है क्या, तो जैसे ये कंजुगेशन कराइएगा क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर बच्चों, नाउ वी विल फाइंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। पॉजिटिव चार्ज कूद के पहुंच जाएगा इसके बगल में, ये यहाँ पे है ना, पाई बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे। देखो ध्यान से, ये स्ट्रक्चर 1 है, ये हमारा स्ट्रक्चर फर्स्ट है, और ये हमारा स्ट्रक्चर सेकेंड है। अब आप सभी लोग देख पा रहे होंगे इस स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज दूर दूर था, बट जैसे ये कंजुगेशन किया ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, इसके क्लोज आ गया। तो अगर पॉजिटिव चार्ज बच्चों क्लोज आएगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा, कम स्टेबल? अभी बताया हूँ कि इस केस में पहला वाला इज मोर स्टेबल देन दूसरा वाला। एकदम आसानी समझ आ जाएगा, पहला वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, मोर स्टेबल देन दूसरा वाला, क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे कंजुगेशन की वजह से पॉजिटिव क्लोज आ गए, तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा, है ना, लेस स्टेबल हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए सभी लोग, आ जाओ तैयार हो जाओ दूसरे एग्जाम्पल के लिए, एकदम छाप देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसका, यहाँ पे हम लगाएंगे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव लगाएंगे, ये यहाँ पे और यहाँ पे लगाएंगे नेगेटिव चार्ज। नाउ लेट्स सी, ये मूव करेगा यहाँ से और पहुँच जाएगा इसके खोपड़िया पे यहाँ। तो जब उसके खोपड़ी पहुँचेगा तो खोपड़ी किसके बगल में है, पॉजिटिव के बगल में है, तो पॉजिटिव का खोपड़ी खोल देगा तुरंत, है ना। देखो पॉजिटिव चार्ज का खोपड़ी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, अपोजिट चार्जेस क्या थे, अवे थे, ये पहला स्ट्रक्चर है, और इसमें अपोजिट चार्जेस क्या हैं, क्लोज हैं। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, सेकेंड वाला इज मोर देन फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला इज मोर देन फर्स्ट वाला। देखो दिखाई दे रहा है सभी को, क्लियर कट दिखाई दे रहा है क्या? अच्छे से देखो सभी लोग, दोनों को, एक एग्जाम्पल ये है, ये एक एग्जाम्पल आपको ए मैंने बताया, और दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको अभी अभी बी बताया। ए में क्या दिखाई दे रहा है कि सिमिलर चार्जेस दूर हैं, सिमिलर चार्जेस क्लोज हैं, तो जो सिमिलर चार्जेस क्लोज होंगे रिपल्सन बढ़ जाएगा, तो ये ज़्यादा नहीं होगा, ये कम स्टेबल हो जाएगा और ये ज़्यादा हो जाएगा। तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल, सेकेंड इज लेस। बट इसमें अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज नज़दीक रहे तो अच्छी बात है, तो इसमें सेकेंड वाला नज़दीक था तो मोर स्टेबल देन फर्स्ट वाला। दिस इज द रूल नंबर 6। बोलो मज़ा आया? सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक बार ज़रूर शेयर करें। अभी भी देखो 55 लाइक आए हैं, जबकि व्यूवर हमारे 70 थे, कंजूस कहीं के। रूल नंबर 8 ख़त्म।
सॉरी 6 खत्म, सेकंड, यस सेकंड इज मोर स्टेबल। अब तो आसानी से रूल आगे एग्जांपल तो आप देख के यूं मारो चुटकियों में खत्म कर दो ना। आप सब इतने टैलेंटेड हो, आप कितना रेजोनेंस सिखा दिया, अब आएगा तो लगा डालोगे, बस रिवाइज करते रहना। बहुत जल्दी टेस्ट कराऊंगा, संडे को टेस्ट होगा, ठीक है। हाइब्रिडेशन पढ़ा दिया, हाइब्रिडेशन का टेस्ट कराऊंगा, रेजोनेंस पूरा खत्म हो जाएगा, रेजोनेंस का टेस्ट होगा। तो संडे को टेस्ट के लिए तैयारी कर लो, देखते हैं किसमें है कितना दम, ठीक है, और किसका है पानी कम। संडे को बताएंगे कौन कितना नंबर लाता है। सो अगला एग्जाम, अगला रूल, अभी तो 6 ही हुआ ना, 2 और है, 8 रूल है ना, 2 और रूल है। रूल नंबर 7, छठा था वो ना, तो 7वां रूल पे आ जाओ। ये 7वां रूल क्या बोलता है, देखो 2 वर्ड होता है, एक होता है चार्ज सेपरेशन और एक होता है चार्ज डीलोकलाइजेशन, ठीक है। चार्ज सेपरेशन और चार्ज डीलोकलाइजेशन अभी बताता हूं। चार्ज डीलोकलाइजेशन, delocalization is more stable than चार्ज सेपरेशन, ठीक है ना। अब दोनों में अंतर अभी समझ आ जाएगा, रुक जाओ। देन चार्ज सेपरेशन, यहाँ सिंपल सा ऐसे समझो, चार्ज डीलोकलाइजेशन एक वर्ड है और एक वर्ड है चार्ज सेपरेशन। अभी आपको लग रहा है सर ये दोनों में अंतर बता दीजिए, बिल्कुल बता देंगे भाई, अंतर दोनों में है। क्या अंतर है जरा समझिए। आप मान लो कहीं टूर पे जा रहे हो, लॉन्ग टूर पे जा रहे हो, ठीक, पूरे परिवार के साथ जा रहे हो, और एक अकेले जा रहे हो, सोलो ट्रिप, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, ठीक है, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, और एक टूर है जिसमें कोई ना कोई आपके साथ जाएगा। तो आप बताओ किसमें ज्यादा मजा आएगा, सोलो टूर पे आएगा कि फैमिली पूरा परिवार लाद के खोपड़ी पे जाओगे तब मजा आएगा, कौन से में ज्यादा मजा आएगा। सभी लोग बताएं कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो जो चार्ज का डीलोकलाइजेशन होता है ना, वो सिंगल टूर पे होता है, अकेले जाता है, कोई सर दर्द लेके नहीं जाता, ठीक है, अकेले जाता है। तो चार्ज डीलोकलाइजेशन सिंगल चार्ज का होता है, और चार्ज सेपरेशन अपोजिट चार्जेस का होता है। मोह माया, चार्ज सेपरेशन मतलब मोह माया। ध्यान से देखो, ये OH है, OH के पास लोन पेयर है, ये O माइनस है। जब ये रेजोनेंस करेगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ आएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज वापस चला आएगा। तो हमें क्या दिखाई देगा, वी विल फाइंड कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव, ये ऐसे रहेंगे, ठीक। एक दूसरा देखो क्या प्रॉब्लम होगा यहाँ पे, इसमें जब जाओगे तो क्योंकि इसके साथ H जुड़ा हुआ है, इसका लोन पेयर चला जाता है, तो लोन पेयर जाने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। उसका एक लोन पेयर गया तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड ये हो जाएगा, और OH एक लोन पेयर और एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ बन गया नेगेटिव चार्ज। अब जब अपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना, तो चार्ज में क्या होगा, दोनों आपस में अट्रैक्शन करेंगे। अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, मोह माया में फंसा रहेगा, ठीक है। तो ज्यादा जल्दी से मूवमेंट कर नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे इससे दूर जाएगा इसको इसकी याद आने लगेगी, रोने लगेगा, तो मोह माया में फंसा रहेगा। इसको बोलते हैं चार्ज सेपरेशन। दूर हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, तो जहां भी चार्ज का सेपरेशन होगा, मोह माया होगा, वो कम स्टेबल होगा, है ना। अब अगर आप मोह माया में घर पे रहो, घर से निकलो ही नहीं पढ़ने, हमेशा परिवार के साथ ही रहो, और बाहर पढ़ने मत जाओ, एडमिशन मत करा, क्योंकि वहाँ भैया अकेले परिवार से दूर रहोगे, मन नहीं लगेगा। अगर ऐसे कंडीशन आ जाएंगे तो आप कभी अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। तो चार्ज सेपरेशन होता है कम स्टेबल, और जब अकेले चार्ज को अकेले पूरा घूम जाना होता है, अकेले दम पे काम करना होता है, इसको बोलते हैं चार्ज का डीलोकलाइजेशन, इसको बोलते हैं चार्ज का डीलोकलाइजेशन। तो चार्ज डीलोकलाइजेशन क्या होता है, मोर स्टेबल। रेजोनेंस भी यही कहता है डीलोकलाइजेशन कराइएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, चार्ज डीलोकलाइजेशन इज मोर स्टेबल, है ना। ये बात समझ में आया, ये दोनों बातें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। जब तक मोह माया से दूर नहीं होगे स्टेबिलिटी नहीं आ गई। ये मोह माया है, पॉजिटिव अपोजिट में अट्रैक्शन होगा, ये मोह माया है, इससे अट्रैक्शन से आप कभी भी
आगे नहीं जा पाओगे, इससे निकलोगे मोह माया से दूर तो डिलोकलाइजेशन करोगे, और जब कोई अकेले चल देता है तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसको कोई डर, किसी चीज़ का भय नहीं होता। इसलिए चार्ज डिलोकलाइजेशन हमेशा निर्भय होकर काम करता है, और चार्ज सेपरेशन हमेशा डर के आगे जीत है। अभी मैं ठीक है, डोंट वरी, फालतू अगर कोई आंसर देता है उस पर आप लोग आंसर ना करिए, आप शांति से हमसे पूछो, मैं देख के आंसर कर दूंगा, घबराओ मत, वो बक रहा है उसको बकने दो। सो नाउ वी हैव 2 रूल लेफ्ट, छोटे छोटे रूल हैं, मैं बता देता हूँ। रूल नंबर 8 बोलता है एरोमेटिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन एलिफैटिक कंपाउंड, ठीक है ना। एरोमेटिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन एलिफैटिक। अब एरोमेटिक क्या होता है अभी इसको नहीं बता पाऊंगा, अभी इसको बाद में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए कंडीशन आपको पढ़ना है। इज मोर स्टेबल देन एलिफैटिक कंपाउंड, ठीक है। एरोमेटिक एलिफैटिक से क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल। एग्जाम्पल देख लो, जैसे ये देखो 6 कार्बन इसमें भी हैं, 3 डबल बॉन्ड इसमें भी हैं, है ना। और इधर अपना बेंजीन है, इसके पास भी 6 कार्बन और 3 डबल बॉन्ड हैं, बट बेंजीन क्या होता है, एरोमेटिक होता है। ये क्या होता है, एरोमेटिक। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन और चार्जेस सेम हैं, पाई बॉन्ड सेम है, तो एरोमेटिक वाला हमेशा एलिफैटिक वाले से क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। तो एलिफैटिक लेस स्टेबल, एरोमेटिक मोर स्टेबल। दिस इज द सुपर डुपर कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। ये आपका क्या है, सुपर डुपर कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को एकदम बांध लो अच्छे से, एकदम टाइटली बांध लो, क्योंकि यही तो मजेदार चीज़ है। इन्हीं कॉन्सेप्ट के दम पे आपकी केमिस्ट्री सही होनी है, इन्हीं कॉन्सेप्ट के दम पे आपकी ऑर्गेनिक एकदम मस्त हो जानी है। आपको ऑर्गेनिक से डर खत्म हो जाना है। ऑर्गेनिक अगर आना है तो इन सभी रूल को पढ़ के खत्म कर जाना है। तो आखिरी रूल है रूल नंबर 9, ठीक है। रूल नंबर 9 ये बोलता है, रूल नंबर 9 ये बोलता है लीनियर कंजुगेशन मोर स्टेबल होगा, क्रॉस कंजुगेशन कम। लीनियर कंजुगेशन मोर स्टेबल एंड क्रॉस कंजुगेशन लेस स्टेबल, ठीक है। क्रॉस कंजुगेशन जो होता है वो लेस स्टेबल होता है। बस इतनी सी बात है। अब देखो दोनों पहचान लो, लीनियर कंजुगेशन क्या कहने का क्या मतलब है। ये ना रहे कि सर लीनियर वाला तो पता नहीं है। लीनियर का मतलब जैसे आपका हाईवे पे आप जा रहे हो, गाड़ी लेकर चल दिए लॉन्ग ड्राइव पे, और हाईवे 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर तक एकदम सीधा प्लेन हाईवे है, उस पर गाड़ी चलाने में मजा आएगा कि जो 1 किलोमीटर गए चौराहा आ गया, फिर 1 किलोमीटर गए तिराहा आ गया, फिर 1 किलोमीटर गए टर्न आ गया। किस पे ज़्यादा मजा आएगा, जब लीनियर होगा, एकदम सीधा होगा, कंजुगेशन फ्लू एकदम फुल फ्लेश में काम करेगा और दूर तक होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे ही क्रॉस कंजुगेशन की बात करूंगा, देखो इस स्ट्रक्चर में क्या तीनों पाई बॉन्ड एक साथ कंजुगेशन कर पाएंगे। इसमें देखो ये आपका क्रॉस कंजुगेशन है, ये आपका क्या है, क्रॉस कंजुगेशन, ठीक है। और ये आपका क्या है, लीनियर कंजुगेशन। तो क्रॉस कंजुगेशन और लीनियर कंजुगेशन में क्या होता है, लीनियर कंजुगेशन ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ये बहुत दूर तक एक जैसा होता है, तो रेजोनेंस में बहुत दूर तक एक जैसा काम करता है। और ये आपका मोर स्टेबल होगा, ये आपका लेस स्टेबल। जहाँ भी क्रॉस कंजुगेशन होता है वो लेस स्टेबल, क्योंकि कोई 2 ही पाई बॉन्ड एक साथ रेजोनेंस कर पाएंगे, एक हमेशा छूट जाएगा। आप करके देखो, किसी एक साइड छूटना तय है। तो दिस इज कॉल्ड cross and this is called linear. So linear is more stable, cross is less stable. This is the all about the rules. हमने रेजोनेंस का सभी रूल खत्म कर लिए। अब एप्लीकेशन पार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब कल हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस।